नमस्कार। ज्योग्राफिया विद थीम के पढ़ने पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन के तीसरे सीरीज पर चौथे सीरीज पर चर्चा करते हैं। बिना समय गवाए आइए क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की आबादी में भारतीय जनसंख्या की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो इसमें ऑप्शन है ए 17.5%, 18.5%, 19.5%, 20.5%। तो ऑप्शन ए 17.5% हिस्सेदारी 17.5% हिस्सेदारी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का निर्माण करने में कितना समय लगा था? संविधान सभा का निर्माण करने में कितना समय लगा था? संविधान सभा का निर्माण करने में एक पहला ऑप्शन है 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसमें दूसरा ऑप्शन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें समय लगा था। तो 2 माह 11 वर्ष 18 दिन इसमें सही उत्तर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन है 189, 289, 389, 489। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से संविधान सभा का दरअसल गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में किया गया था, जिसमें से 389 सदस्यों में से 289 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से थे और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने गए थे और प्रत्येक प्रांत से 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुनने का विचार था। तो इस प्रकार ऑप्शन सी 389 सदस्य संविधान सभा में थे। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के लिए संविधान सभा का गठन पाकिस्तान के लिए संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन 3 जून 1945, 3 जून 1946, 3 जून 1947 और 3 जून 1948। तो पाकिस्तान के लिए संविधान सभा गठन 3 जून 1947 को किया गया था। ऑप्शन सी सबसे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। इसमें ऑप्शन 45, 46, 47, 48 दिया है। तो ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। यह बैठक दिल्ली स्थित काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इस प्रकार संविधान सभा की प्रथम बैठक का सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। ये क्वेश्चन कई बार आया है विद्यार्थियों, इसको ध्यान से सुनिए, पढ़िए और अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ओके। अगला, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो संविधान सभा के प्रथम बैठक के, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल हो जाता है। जटिल इसलिए हो जाता है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता
किसने किया? इसमें दो क्वेश्चन बन सकते थे कि अस्थाई अध्यक्ष था या अस्थाई अध्यक्ष था। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है, इस हिसाब से यह क्वेश्चन सच्चिदानंद सिन्हा के पक्ष में जाता है। दरअसल संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा हालांकि अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन फिर भी सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो इसका उत्तर सही होगा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में हम लोग कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ये बड़े ऊंचे व्यक्ति थे, इनमें कुछ खासियत थी, इस खासियत को हमें जानना चाहिए। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध सांसद भी थे, शिक्षाविद थे, अधिवक्ता थे तथा पत्रकार थे। बिहार को बंगाल से अलग राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में उनका नाम सबसे प्रमुख है। 1910 के चुनाव में 4 महाराजों को परास्त करके वे केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे। उस समय बहुत बड़ी बात है, 4 महाराजों को उन्होंने परास्त किया था चुनाव में। वे प्रथम भारतीय थे जिन्हें एक प्रांत का राज्यपाल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनने का श्रेय प्राप्त हुआ था। वे प्रथम भारतीय थे जिन्हें एक प्रांत का राज्यपाल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनने का श्रेय प्राप्त हुआ था। ये बहुत बड़ा पद होता था। वे प्रिवी काउंसिल के भी सदस्य थे। अच्छा, ये कहाँ के थे? तो डॉक्टर सिन्हा शाहाबाद जिले के मुरार गांव में उनका जन्म हुआ था। ये कायस्थ परिवार से संबंधित थे। वर्तमान में इनका गांव जो है बक्सर जिले में आता, बिहार का बक्सर जिला है ना। तो ये आप सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में कुछ जानकारी है जिसे आपको जानना चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी सही है। अगला है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और फखरुद्दीन अली अहमद। इसमें सबसे प्रमुख है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दरअसल 2 दिन पहले संविधान सभा के 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इसके अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए थे। उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। यह तिथि थी 11 दिसंबर 1946 को। पहली बार संविधान सभा की जब मांग हुई थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। अंतिम बार 5वीं बार 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। वे भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। वे राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के मंत्रिमंडल में 1946 एवं 47 में कृषि खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। ये देखिए, ये अंतरिम सरकार थी 1946-47 में, लेकिन उसमें भी ये मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री का दायित्व निभाते थे। उन्हें सम्मानपूर्वक राजेंद्र बाबू कहकर पुकारते थे। अब ये थे कहाँ के? तो इनका जन्म जो है बिहार के सारण जिले में, जिसे हम सिवान कहते हैं, सिवान जिला में एक गांव था, जीरादेई गांव में हुआ था। ये भी कायस्थ परिवार से थे। ये मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग थे, लेकिन बिहार में जाकर के इनके दादाजी बस गए थे। तो यह अब सिवान जिला है, वहाँ पर जीरादेई गांव में इनका जन्म हुआ था। ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के बाद में पहले राष्ट्रपति भी बने। और संविधान क्वेश्चन के हिसाब से संविधान के अस्थायी अध्यक्ष भी ये चुने गए थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, तो अभी आप लोगों ने देखा, देखिए इसमें ऑप्शन है
13 दिसंबर 1944, 13 दिसंबर 1945, 13 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1947। तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव था और उस उद्देश्य प्रस्ताव में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी और उस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को संकल्प लक्ष्य रखा था, ठीक है, जिससे सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। तो ये है बहुत बड़ी बात है और इसमें जो उद्देश्य था, उद्देश्य प्रस्ताव था, इसकी कुछ बातों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये क्या क्या है? इसमें पहली बात जो लिखी गई थी वह ये था कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा जो स्वयं अपना संविधान बनाएगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, तो ये बहुत बड़ी बात है जिस पर कोई किसी देश का हस्तक्षेप नहीं होगा और यह अपना खुद का अपना संविधान बनाएगा। तो अगला, भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो इसमें ब्रिटिश भारत में हैं या देसी रियासतों में हैं। इन दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं जो संप्रभुता संपन्न भारत संघ में शामिल होना चाहते। तो जो अंग्रेजों के कब्जे में जो क्षेत्र था और जो देसी रियासतों के क्षेत्र थे और इसके अलावा भी जो इसमें शामिल होना चाहता था उसको मिलाकर के एक गणतंत्र बनाने की इसमें बात हो रही थी। अगली बात यह है कि भारतीय संघ तथा इसकी इकाइयों में समस्त राज्य शक्ति का मूल स्रोत स्वयं जनता ही होगी। समझ में आया? मूल स्रोत जनता होगी, मतलब सारी शक्तियां जनता के पास होंगी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था जो अंत तक इस पद पर बने रहे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया जो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इसकी अगली बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के नागरिकों को सामाजिक, ध्यान से सुनिएगा, भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता, विचार, भाषण, व्यवसाय, विश्वास, संघ निर्माण और कार्य की स्वतंत्रता, कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्त होगी। बहुत बड़ी बात है, इसी के आधार पर हम लोगों को सारी सुविधाएं, सारी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। अगली बात जो कह रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ी जातियों और कबायली जातियों के हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। तो संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में इतनी ढेर सारी बातें हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो यहाँ पर मंगोलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट, निग्रोइड, नार्डिक। तो ऑप्शन के हिसाब से बी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय पर लिखा, लेकिन ये ऑप्शन है कि इसमें प्रजातियों के बारे में पूछ रहा है। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे और इसी बात को गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन थे। और रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी तो खोजा ही था, तो उन्होंने कहा सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। लेकिन चूंकि क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन है वो प्रजाति से संबंधित है, तो प्रजाति में सही ऑप्शन है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई। सिंधु सभ्यता के निर्माता प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई थे। तो अन्य विद्वानों के मत को भी सुनिए और इस क्वेश्चन के हिसाब से उत्तर दीजिए। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण काल में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए?
नवपाषाण काल में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो आलमगीरपुर, मेहरगढ़, अलीगढ़, कालीबंगा। तो इसमें ये सभी करीब करीब सिंधु घाटी के क्षेत्र हैं, इसमें अलीगढ़ को छोड़ करके। अब जो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे वह ऑप्शन बी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। ये मेहरगढ़ है कहाँ? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ नवपाषाण युग में 7000 ईसा पूर्व से 3300 ईसा पूर्व तक के बहुत ढेर सारे अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान में कहाँ पर है? मैंने बताया पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कच्ची मैदानी क्षेत्र में स्थित है, जहाँ प्राचीनतम कृषि और पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उसमें क्या मिला है? तो यहाँ अवशेष के रूप में गेहूं और जौ की खेती करते हुए और भेड़ बकरी तथा अन्य जानवर के पालने के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ जो है वहाँ पर बलूचिस्तान में एक नदी है, वहाँ उस नदी का नाम था बोलन नदी। तो बोलन नदी के किनारे ही यह स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का ऐसा स्थल है जहाँ से हड़प्पा जैसे ईंटों के बने घर भी मिले हैं और लगभग 6500 वर्ष वर्तमान से, मतलब ऐसा नहीं कि ईसा मसीह से, ये ईस्वी से, ये वर्तमान से, मतलब उस समय के हिसाब से 4,500 वर्ष ईसा पूर्व की घटना है। तो 6500 वर्तमान से पूर्व तक मेहरगढ़वासी हड़प्पा जैसे औजार एवं बर्तन भी बनाने लगे थे। ये कृषि के साक्ष्य कब थे? 7000 ईस्वी पूर्व थे, और उसके बाद ये लोग औजार वगैरह भी बनाने लगे थे। निश्चित तौर पर इस पूरे क्षेत्र में ऐसे और भी स्थल हैं जहाँ पर खुदाई से हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये मेहरगढ़ ऑप्शन के हिसाब से सबसे सटीक उत्तर है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा, तो हड़प्पा ऑप्शन है पाकिस्तान का लरकाना ज़िला, पाकिस्तान का मांटगोमरी ज़िला, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत और पाकिस्तान का सिंध प्रांत। क्या सही होगा? पाकिस्तान का मांटगोमरी ज़िला। ज़रा इस पर हम लोग जानते हैं। अब ये जो है हड़प्पा रियल में जो पाकिस्तान का पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर पाकिस्तान जो पंजाब प्रांत है, उसमें एक पुरातात्विक स्थल है। यह एक शहर वहाँ पर, उसका नाम है साहिवाल। साहिवाल से 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम से, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता, चूँकि सबसे पहले ये मिला था इसलिए हड़प्पा सभ्यता। 1921 में जब जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक चुने गए थे, तब दयाराम साहनी ने, दो लोग थे, दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया था। और खुदाई का जब कार्य करवाया था तो दयाराम साहनी के अलावा वहाँ पर एक और लोग थे, माधव स्वरूप और मार्टिमर व्हीलर ने खुदाई का कार्य किया था। तो आपको दो चीज़ें तो पता है कि दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी, इसके अलावा दो और नाम मैंने बताया, माधव स्वरूप और मार्टिमर व्हीलर ने यहाँ खुदाई कार्य किया था। हड़प्पा शहर का जो अधिकांश भाग है रेलवे लाइन के निर्माण कारण नष्ट हो गया है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से
जो पाकिस्तान का जो मांटगोमरी जिला था वहाँ पर ये हड़प्पा स्थल स्थित है। आज इसके कुछ अवशेष हैं, शेष तो रेलवे लाइन की वजह से नष्ट हो गया, लेकिन पुरातात्विक विभाग ने जो अवशेष हैं उसको संरक्षित किया है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला, ऋग वैदिक काल में जौ को क्या कहा जाता था? जौ यहाँ पर पय, यव, गेहूँ और जौ। तो ऋग वैदिक काल में जौ को यव कहा जाता था, यव। ठीक है यव के साक्ष्य मिले हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही है। अगला, मोहनजोदड़ो की बस्ती कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो की बस्ती कहाँ पर है? तो यहाँ पर अटारी, लरकाना, होशंगाबाद, फजिल्का। तो मोहनजोदड़ो की जो बस्ती है वह लरकाना, पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। जरा इसके बारे में समझ लेते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंधु भाषा का एक अर्थ है, मृतकों का टीला। यहाँ पर ढेर सारे मृतकों की हड्डियाँ और कब्र मिले थे, इसलिए इसका नाम पड़ा मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। ये दुनिया का सबसे पुराना और उत्कृष्ट शहर, नियोजित शहर, सोचिए उस टाइम पर नियोजित शहर। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर भी है। यह नगर अवशेष सिंधु नदी के किनारे सक्खर जिले में स्थित है, सक्खर जिले में। ठीक है। मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण मुअनजोदड़ो, मुअनजोदड़ो, मुअन जो अलग दड़ो, ये एक अलग उच्चारण है इसको, जिसको हम बोलते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है। इसकी खोज रखालदास बनर्जी, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा को किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। यहाँ पर किसने खुदाई की? रखालदास बनर्जी। ये दोनों साथ ही में थे, दोनों इंजीनियर थे, ने 1922 ईस्वी में की थी। वह हड़प्पा को 1921 में, एक साल बाद जस्ट मोहनजोदड़ो की, तो 1922 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ था। यहाँ पर खुदाई के समय बड़ी मात्रा में इमारतें, धातुओं की मूर्तियाँ और मोहरे मिले थे। पिछले 100 वर्षों में अब तक इस शहर के 1/3 भाग की खुदाई हो चुकी है और अब यह बंद भी हो चुकी है। खुदाई हुई और ये बंद भी हो गई। और चूँकि ये 1922-21 की घटना है, 21-22 के, अब 100 साल तो हो ही गए। ठीक है। माना जाता है कि यह शहर 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था तथा इसमें जलकुंड भी हुआ करता था। इसकी जो स्थिति इस समय है, जो आपका ऑप्शन भी दिया है, वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला है। तो लरकाना जिला आपका ऑप्शन बी सबसे सही उत्तर है। अगला, महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? तो महात्मा बुद्ध, ये बहुत महत्वपूर्ण, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जात्रिक वंश है, रकुल वंश है, शाक्य वंश है, कुरु वंश है। तो इसमें यह ऑप्शन सी शाक्य वंश महत्वपूर्ण है, शाक्य वंश। अब इसके शाक्य वंश कहाँ है, कैसे है, महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग। अब महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, चूँकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इनका जो जन्म है लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल, इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल, इक्ष्वाकु वंश के हमारे राजा राम जी भी थे, जिसको हम भगवान राम के नाम से जानते हैं, तो वो भी इक्ष्वाकु वंश थे। इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय शाक्य कुल, उनका कुल का नाम था, जैसे उनका रघुकुल था, इनका शाक्य कुल के राजा थे। और ये शुद्धोधन इनके पिता थे। इनकी माँ का नाम महामाया था और ये वो जो कि कौशल वंशी थी। इनके जन्म के 7 ही दिन बाद इनकी माता का स्वर्गवास हो जाता है और इनका जो पालन पोषण है, उनकी माता की छोटी सगी बहन जो थी महाप्रजापति गौतमी,
ने किया था, इसलिए इन्हें गौतम बुद्ध भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने 29 साल की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया था और उनके पत्नी का नाम यशोधरा था, और एक पुत्र नवजात शिशु था, उसका नाम था राहुल। इसको छोड़ करके वो चले गए थे और कई वर्षों तक कठोर तपस्या उन्होंने किया था बिहार के बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे, इसलिए उनको बुद्ध की उपाधि मिलती है। वे सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध दोनों के नाम से जाने जाते हैं। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। तो इस तरह महात्मा बुद्ध के बारे में जो ऑप्शन दिया गया है, शाक्य वंश, ये महत्वपूर्ण वंश है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन, सिंधुकालीन सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह नगर कौन था? बंदरगाह नगर, देखिए भाई उस समय भी बंदरगाह होते थे, तो उस बंदरगाह को जानिए। कराची, सूरत, लोथल, कांडला। तो कराची, सूरत, लोथल, कांडला तो बहुत बाद बना है, भारत पाकिस्तान के बंटवारा के बाद। कराची पहले था, लेकिन सिंधुकालीन सभ्यता में इसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। सूरत तो भी बाद में। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो लोथल है। तो लोथल, इसके बारे में कुछ थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर भी है, महत्वपूर्ण नगर भी है और बंदरगाह भी है। आज से लगभग 2400 ईसा पूर्व यह शहर भारत के गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। गुजरात के भाल क्षेत्र आपका जो भाल क्षेत्र है वह आपका खंभात की खाड़ी देख रहे होंगे आप लोग, खंभात खाड़ी के जस्ट ऊपर है। इसका खोज 1954 में किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस शहर की खुदाई 13 फरवरी 1955 से 19 मई 1956 के मध्य में किया था। जो लोथल है वह अहमदाबाद जिले के धोलका तालुका के गांव सरागवाला के निकट स्थित है। सरागवाला एक तालुका है और तालुका में एक गांव छोटा सा है, वहाँ पर है। अहमदाबाद और भावनगर जो रेलवे स्टेशन है वह लोथल भुखरी से दक्षिण पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। लोथल अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और धोलका शहरों से पक्की सड़क द्वारा यह जुड़ा हुआ है, जिनमें से सबसे करीबी शहर धोलका और बगोदरा है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो लोथल के बारे में कुछ जानकारी हुई। उस समय का यह सबसे प्रमुख बंदरगाह था, जिससे कि इराक में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहाँ पर इससे व्यापार किया जाता है, इस बंदरगाह से। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह। इसके अलावा अन्य साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई कौन सी है? केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, सेल्सियस। तो पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की जो इकाई है उसे हम केल्विन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही। अगला, हरे पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पौड़हरिम की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को किस में परिवर्तित करते हैं? सूर्य के प्रकाश को किस में परिवर्तित करते हैं? तो लवण में, ग्लूकोज में, कैल्शियम में, पोटेशियम में। तो ऑप्शन बी सही है, ग्लूकोज में, C6H12O6। हरे पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और पौड़हरिम की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, जिसे वो ग्लूकोज के माध्यम से ग्रहण करते हैं। उसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6। तो ऑप्शन बी सही। अगला, कितने प्रतिशत पुरुष और कितने प्रतिशत महिलाएं भारत में निवास करती हैं? तो इसमें ऑप्शन है, पहला 50% पुरुष और 50% महिलाएं। दूसरा है 51.54% पुरुष
और 48.46% महिलाएं। ये आंकड़े 2011 के हिसाब से हैं। 51% पुरुष और 49% महिलाएं, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका बी 51% पुरुष और 48.46% महिलाएं भारत में निवास करते हैं। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन, इकोक्लाइन क्या है? इकोक्लाइन, तो इकोक्लाइन दो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल कहते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, दो देशों के मध्य संक्रमण मंडल कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है, दो राज्यों के मध्य संक्रमण मंडल कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है, दो जिलों के मध्य संक्रमण मंडल को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इकोक्लाइन, दो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल को इकोक्लाइन कहते हैं। इकोक्लाइन, दो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल होता है, मतलब दोनों की विशेषताओं को शामिल करता है, उसको इकोक्लाइन कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इकोक्लाइन दो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र, दो विभिन्न अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र है, उसके मध्य जो ट्रांजिशनल क्षेत्र है, संक्रमण मंडल है, उसी को इकोक्लाइन कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। तो इकोटोन, इकोक्लाइन, इकोक्लाइन और इकोसिस्टम। पहला है इकोटोन, इकोक्लीन और दूसरा है सी इकोक्लाइन और चौथा है इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जो होता है उसे इकोटोन कहते हैं। इकोटोन, इकोटोन है क्या जरा देखो। इकोटोन दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य, दो भिन्न समुदाय के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र है, जिसमें दोनों पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इकोटोन में जैव विविधता दोनों ही ओर से समुदाय की तुलना में अधिक होती है। इस परिघटना को एज इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एज इफेक्ट। इसका कारण यह है कि इकोटोन न केवल दोनों ओर से समुदाय के सदस्यों के अनुकूल होते हैं, बल्कि कई ऐसी प्रजातियां इकोटोन में पाई जाती हैं जो केवल इकोटोन के लिए ही अनुकूलित होती हैं, जैसे घास भूमियाँ और ज्वार नदमुख व नदी तट आदि भी इकोटोन के उदाहरण है। जैसे मान लो घास भूमि है और वन क्षेत्र है, जहाँ पर दोनों का संक्रमण क्षेत्र और वहाँ पर दो अलग अलग पारिस्थितिक क्षेत्र के लोग अलग अलग विशेषताओं के साथ निवास करते हैं, तो इसको बोलते हैं इकोटोन। इकोटोन तंत्र में एक पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समुदाय कहलाता है, जैव समूह है, तो इसको याद रखिए, इकोटोन। अगला, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोसिस्टम, हैकल, एकरमैन, डार्विन, एजी टांसले। तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम दो अलग अलग शब्द है। तो इकोलॉजी का तो हैकल ने किया था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टांसले ने। तो ऑप्शन आपका डी सही है। यह पारिस्थितिकी तंत्र शब्द, पारिस्थितिक तंत्र, इसको हम इकोसिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। इन्होंने 1835 में एजी टांसले ने इस शब्द का प्रतिपादन किया था। प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रमुख वर्गों, स्थलीय तथा जलीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। वन, घास स्थल, मरुस्थल आदि पारिस्थितिक तंत्रों के उदाहरण हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र या दो अलवड़ी या लवड़ी पारिस्थितिक तंत्र में इसे विभाजित कर सकते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र अलग है और पारिस्थितिकी अलग है। तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था, याद रखिए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत ही चर्चित और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 अगस्त,
1 सितंबर, 1 नवंबर और 1 दिसंबर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, 1 दिसंबर सही है। विश्व एड्स दिवस की शुरुआत जब हम इसको मनाना शुरू किए तो वो समय था 1988। 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं हम? इसका उद्देश्य है HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है और इस बीमारी से जिसकी मौत हो गई है उसका शोक मनाना भी है। सरकार और स्वास्थ्य अधिकारी, गैर सरकारी संगठन और दुनिया भर के लोग अक्सर एड्स के रोकथाम और नियंत्रण पर शिक्षा के साथ इस दिन का निरीक्षण भी करते हैं। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और यह एक तरह का विषाणु है जिसका नाम HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो विश्व एड्स दिवस 1988 से हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला, किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर, कुल आय का राष्ट्रीय दर और कुल फसलों के उत्पादन का वृद्धि दर। तो इसका जो सही उत्तर है, ये सब जो है वो सब राष्ट्र के विकास में योगदान तो देता है, लेकिन क्वेश्चन का जो सही उत्तर, जब क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, किसी राष्ट्र का विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है? तो वह है सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर। सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर। तो आपका ऑप्शन ए सही। अगला, विकासशील राष्ट्रों में विकास हेतु किस मॉडल को अपनाया है? तो इसमें ऑप्शन है महालनोबिस मॉडल, रोस्टो का मॉडल, हेराल्ड डोमार का मॉडल और प्रकाश राव मॉडल। तो ये 4 मॉडल है, ये चारों बड़े बहुत महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे और इनके मॉडल समय समय पर अलग अलग देशों में अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाए गए थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दिया है विकासशील राष्ट्रों में विकास हेतु किस मॉडल को अपनाया गया? विकासशील राष्ट्र, ध्यान दीजिएगा, विकासशील राष्ट्र के बारे में पूछ रहा है। तो विकासशील राष्ट्रों में हेराल्ड डोमार मॉडल अपनाया गया था। ये दरअसल 2 विद्वान हैं, ऑप्शन आपका सी सही है। 2 विद्वान हैं, एक का नाम है हेराल्ड और दूसरे का नाम है डोमार। ये दोनों अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने आय, उत्पादन और रोजगार संबंधी विचार को आर्थिक व्यापक दीर्घकालीन रूप में प्रस्तुत किया था। किसको? आय, उत्पादन और रोजगार संबंधी विचार को अधिक व्यापक दीर्घकालीन रूप में इसे प्रस्तुत किया था। हेराल्ड और डोमार के मॉडल की जो व्याख्या है अलग अलग ढंग से होने पर भी दोनों मॉडल का सारांश एक ही है। इसी कारण दोनों मॉडलों का अध्ययन एक साथ ही किया जाता है। मतलब ये अलग अलग विचार थे इनके, लेकिन उन विचारों का जो एक सार है, जो संक्षेप है या जो उसका कंक्लूजन है, सार, तो वह दोनों एक ही है। तो इसलिए इनके विचारों के एक साथ ही हम पढ़ते हैं हेराल्ड डोमार। हेराल्ड डोमार मॉडल जो है आर्थिक विकास की प्रक्रिया में निवेश को एक महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। ध्यान दीजिए जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये निवेश को, अब जो विकासशील देश हैं वो निवेश की ही तो बात कर रहे हैं, कहाँ निवेश करें और कौन देश उनके पास निवेश करे या वो कहाँ निवेश करें, ठीक है। तो ये निवेश पर आधारित है, निवेश को एक महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं क्योंकि निवेश दोहरी भूमिका निभाता है। एक ओर तो आय का निर्माण होता है और वहीं दूसरी ओर पूंजी स्टॉक में वृद्धि करके देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। निवेश की इस पहली विशेषता को मांग प्रभाव और दूसरी विशेषता को पूर्ति प्रभाव कहा जाता है।
डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, पहली विशेषता क्या, मांग प्रभाव, और दूसरी पूर्ति प्रभाव कहा जाता है। हेराल्ड डोमार मॉडल के अनुसार दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखने के लिए शुद्ध निवेश में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। इसके लिए वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि उस दर से की जानी चाहिए ताकि बढ़े हुए पूंजी स्टॉक को पूर्ण क्षमता का प्रयोग हो सके। तो ये आपका हेराल्ड डोमार के मॉडल पर कुछ जानकारियां थी। इस जानकारियों को आपको जानना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है। विकासशील देशों, चूँकि हमारा देश भी विकासशील देश है, तो हेराल्ड डोमार मॉडल को ही हम लोगों ने अपनाया था विकास के लिए। अगला, ये ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में की गई थी। तो ये आपका ऑप्शन डी 1951। यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, तो इसको आप लोग याद रखिए। ये अंतिम क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। ओके।